नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात हम करते हैं बिहार की बाढ़ की, जहां स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है और इस साल राज्य में 10 जिले के 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा तबाही गोपालगंज में 2 जगह और चंपारण में 1 जगह तटबंध टूटने से हुई है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं वहां के लोगों का जीवन इस वक्त कैसा है। गंडक नदी में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बांध टूटे हैं। आज वायुसेना प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाएगी। गोपालगंज में किसी तरह हर तरफ पानी ही पानी हर जगह नजर आ रहा है। बचने के लिए लोग किसी तरह से भाग रहे हैं। अचानक पानी आने के कारण लोग जरूरी सामान भी अपना नहीं साथ ले जा पाए। ज्यादातर प्रभावित लोग ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर पर टेंट डालकर रहने को मजबूर हैं। तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। और गोपालगंज में छरका बांध टूटने के बाद मुख्य सारण बांध टूटने से लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब देवापुर गांव के 10,000 लोग सीधे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। एनडीआरएफ की टीम इन लोगों की मदद में जुटी हुई है। बाढ़ गोपालगंज के अलावा सीवान और सारण को भी प्रभावित कर रही है। वहीं गुरुवार को बिहार के मोतिहारी के भवानीपुर में बना एक और तटबंध टूट गया। गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण करीब 30 फुट चौड़ाई का तटबंध टूट गया, जिससे कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। पानी स्टेट हाईवे 74 पर भी आ गया। और वहीं बिहार के समस्तीपुर में भी बाढ़ की वजह से तबाही का मंजर है। बाढ़ की वजह से दरभंगा और समस्तीपुर के बीच की ट्रेन सेवाएं उसको बंद कर दिया गया है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते समस्तीपुर के कई गांवों में पानी घुस चुका है। समस्तीपुर के कल्याणपुर ब्लॉक के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। गांव के लोग बता रहे हैं कि कच्चे और छोटे घर पानी में डूब गए हैं। लोग ऊंची जगहों पर बने बिल्डिंग्स में शरण ले रहे हैं। सरकार के मुताबिक करीब 7.5 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित है, जबकि करीब 14,000 लोगों ने शेल्टर होम्स में शरण ले रखी है। और बिहार में बाढ़ के कहर की कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें सबके सामने आ रही हैं। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कोसी कटाव की वजह से नौगछिया में हाई स्कूल की बिल्डिंग को आपने गिरते हुए देखा, किस तरह से वो नदी में समा चुकी है। वैसे स्कूल बिल्डिंग के नदी की भेंट चढ़ने का ये वाकया पहली बार सबके सामने नहीं आया है। पहले भी सरकारी स्कूल नदी के कटाव और बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। नवगछिया अनुमंडल के बिहपुर प्रखंड की हरिया पंचायत के इस कोसी में कटाव यहां पर लगातार जारी है और स्कूल की बिल्डिंग को आप पानी में तैरते हुए आप देख सकते हैं। गुरुवार की सुबह 3 कमरों वाला हाई स्कूल का नया भवन कोसी नदी में समा गया। और असम की बात करते हैं, जहां बाढ़ से हालात लगातार वहां भी खराब है। सब 26 जिलों के 27 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और 96 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। एनडीटीवी के हमारे सहयोगी रतनदीप ग्वालपाड़ा पहुंचे, जो करीब 1 महीने से बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। इस बार की बाढ़ में गोलपाड़ा के बौगांव में सुजीत हाजोंग का सब कुछ खो गया, फसल, घर, सब कुछ। घर को नुकसान पहुंचा है, खेत भी चौपट हो गए हैं। हम लोगों को हमेशा फसल से ही उम्मीद रहती है। इस बार लॉकडाउन की वजह से और किसी कामकाज का तो कोई आसार ही नहीं है। इस साल असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाह अगर कोई जिला हुआ है तो वो है गोलपाड़ा। मई में बाढ़ का पहला दौर आया था और अब ये दूसरा दौर है। तकरीबन 1 महीने से 4.5 लाख के आसपास लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी परेशानी आने जाने की है। जैसा कि आपको भी दिख रहा है, सड़कों पर पानी भरा है और हम लोग नाव से आ जा रहे हैं। और ये सारी परेशानी उस वक्त आई है जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं। जिले के बड़े इलाके में पानी ही पानी है। तकरीबन 300 गांव और 13,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल पानी में डूब गए हैं। मेघालय में बादल फटने से इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। लखीपुर सर्किल में कई राहत शिविर बनाए गए हैं
गौरनगर गांव के 74 साल के इंसाफ अली की 15 बीघा में खड़ी फसल डूब गई है। उनका कहना है कि बरसों बाद इतने लंबे समय तक बाढ़ की मार उनको झेलनी पड़ी है। मैंने तकरीबन 25 साल बाद इस तरह की बाढ़ देखी है। ग्वालपाड़ा जिले में जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको इसी तरह शिविरों में रखा गया है और ये शिविर पिछले 1 महीने से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ 1 महीने से भी ज़्यादा समय से कहर ढा रहा है और ये राज्य सरकार के लिए और इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्वालपाड़ा से संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। तो बिहार हो, असम हो, अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा बाढ़ का किस तरह असर है। और अगर बिहार की खासतौर से कोरोना की मार की बात करें तो यहाँ एक दिन में सबसे ज़्यादा 1820 मरीज मिले हैं। कल बिहार में कोरोना के 7 मरीजों की मौत भी हुई। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1873 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। इधर पटना एम्स में भर्ती कोरोना के एक मरीज ने कल आत्महत्या कर ली। राज्य के अस्पतालों में कोरोना की जांच करवाना ही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बन चुका है। कल पटना में कोरोना के 553 नए मरीज भी मिले। और यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजधानी के पीएमसीएच अस्पताल का दौरा किया, जहां नर्स और अस्पताल के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री का घेराव कर लिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अस्पताल में कोविड को लेकर किए गए इंतजाम और हालात का मुआयना करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिनों तक अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ एक एक कर चर्चा की। मंत्रियों से उनके विभागों का पूरा रोड मैप जाना और ये बताया कि उनके विभागों की प्राथमिकताएं क्या कुछ होनी चाहिए। उधर कांग्रेस बीजेपी में एक दूसरे के नेताओं को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। सारी तैयारी राज्य में उपचुनावों के मद्देनजर मानी जा रही है। ये देखते हैं। शिवराज सरकार के पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल कांग्रेस में शामिल हो गए, तो वहीं मांधाता से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल बीजेपी में आ गए। पटेल साहब ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि नहीं, जो मैंने आपको 22 तारीख को इस्तीफा दिया था, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मैं अपनी राजी खुशी से और इच्छा से विधानसभा पद से इस्तीफा दे रहा हूं, सदस्य पद से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 15 दिनों के अंदर ये तीसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले बाड़ा मलहरा कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, नेपानगर विधायक सुमित्रा काजडेकर और अब नारायण पटेल ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस के विधायक मंत्रियों का आरोप था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उन्हें वक्त नहीं देते। शायद इससे सबक लेते हुए शिवराज सिंह चौहान हर मंत्री से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है ये नाटक है, वहीं बीजेपी को लगता है मास्टर स्ट्रोक। ये तो उनका नाटक है। वैसे आपने खुद ही सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी के द्वारा कपिल सिब्बल जी और तनखा जी के द्वारा जो याचिका लगाई गई है, जिसमें कि वर्तमान में जितने मंत्री बने हैं उतनी संख्या विधानसभा में है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं जो भी आज तक निर्णय कैबिनेट के हैं वही वैध नहीं है। तो मैं मानता हूं कि खरीदी हुई सरकार में कभी भी जनता को न्याय नहीं मिलेगा। जिनकी मीटिंग हो रही है, पहले तो ये सब लोग जांच करा ले कोरोना की। पहली बार मैं देख रहा हूं कि 1-to-1 में वो विभाग के बारे में, अन्य परेशानी के बारे में, या अन्य आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सुझाव क्या है, मध्य प्रदेश में और क्या क्या चीजों की संभावनाएं हैं, इन पर चर्चा करते हैं। कमलनाथ जी के पास मंत्रियों के लिए समय नहीं था, विधायकों के लिए समय नहीं था, जनता के लिए समय नहीं था, सिर्फ उद्योगपतियों और व्यापारियों और माफियाओं के लिए समय था। मंत्री आते थे तो बोले चलो 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 में सरकार कमलनाथ जी की चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन है और हम समाज और देश के लिए राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों वाली विधानसभा में अब 27 सीटें खाली हो गई हैं। कांग्रेस के 25 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब उसके पास 89 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के पास 107। बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए अब सिर्फ 9 विधायकों की जरूरत है। बसपा के पास 2, समाजवादी पार्टी के पास 1 और विधानसभा में 4 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस सरकार जाने की एक बड़ी वजह नेताओं के बीच आपसी नाराजगी थी। बीजेपी ने इसे समझते हुए पहले दिन से ही सबको साधने की रणनीति अपना रखी है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
और देश प्रदेश में बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बालाघाट में शहर से सटे जंगल को काटकर सड़क बनाने के विरोध में शहर के युवा जो है वो आगे आए हैं और इस विरोध के लिए वो कभी बांसुरी बजाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं तो कभी पेड़ों के पास बैठकर शहर के ऑक्सीजोन से गुजरने वाले लोगों को हाथ जोड़कर पेड़ों को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। जितने पेड़ उनके किलोमीटर दौड़कर और पेंटिंग के सहारे भी वो काटे जाने वाले 450 पेड़ों को बचाने की मुहिम यहां पर जोर पकड़ती हुई जा रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मुंबई में रंगमंच की दुनिया में जाना पहचाना नाम धनेंद्र कांवड़े अपने घर बालाघाट लौट आए हैं। हाथ में बांसुरी लिए लोगों को जंगल बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जिम्मेदारी मुझे लगता है बतौर कलाकार ये भविष्य के लिए आज आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। संगीत का और कला का लोगों का संबंध बहुत अटूट रहा है। मैं कुछ दिन पहले एक बात देख रहा था कि जीवन जीना एक कला है और जो सही तरीके से जीवन जी रहा हो वो कलाकार है, तो हर आदमी अपने आप में कलाकार है। तो ये बात उन लोगों को बहुत आसानी से समझी जा सकती है, कनेक्ट की जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मूलभूत जो हमारी चीज़ें हैं वो है जल, जंगल और ज़मीन। यदि हमारे पास वही है तभी हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। शहर के बीचों बीच इस हरियाली को बालाघाट में बने फॉरेस्ट के रेंजर कॉलेज की ट्रेनिंग के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब इसके बीच से एक सड़क बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिए 450 पेड़ काटे जाएंगे। ऐसे में कोई बांसुरी लेकर तो कोई जितने पेड़ कटने हैं उतने किलोमीटर का मैराथन कर, तो कुछ युवा पेंटिंग का सहारा लेकर जंगल को बचाने की अपील में लगे हैं। वहीं अधिकारी कह रहे हैं वन विभाग को दोगुनी ज़मीन पेड़ लगाने के लिए मिलेगी। ये जो पेच है ये काना और पेच के बीच का है, तो इसमें एक तो फॉरेस्ट एरिया है। पहली बात तो फॉरेस्ट एरिया में ये भारी वाहन का यातायात बंद रहना चाहिए और दूसरी बात ये कि वो शहर से होकर बाईपास निकाला जा रहा है। बाईपास होना चाहिए तो शहर के बाहर से होना चाहिए और या तो रिंग रोड बनाना चाहिए। शहर के अंदर से बाईपास और अंदर के बस्ती से निकलेगा वो, तो दुर्घटनाओं की संभावना तो और भी बढ़ेगी। साथ ही जो प्रकृति ने जो हमारे बालाघाट शहर को एक अच्छा एक फॉरेस्ट दिया है उसको नुकसान पहुंचेगा। बालाघाट से ट्रैफिक को बाईपास करने के लिए डेंजर रोड का जो सड़क है, जो डेंजर रोड के नाम से जानी जाती है, उसको बाईपास बनाया जाने का प्रस्ताव दिया गया था। तो इस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए PWD ने आवेदन किया था, जिस पे काफ़ी बड़े स्तर पे भी इस पर मंथन हुआ और समितियां बनाई गई, जिसके आधार पर अंततः ये निश्चय हुआ कि आवेदक संस्था जो PWD है उसको 2.64 हेक्टेयर की वन भूमि दे दी जाएगी और उसके बदले में 2.64 हेक्टेयर का डबल भूमि हमें मिलेगी, वन विभाग को मिलेगी, जिस पे कैंपा के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाएगा। कुल 450 वृक्ष ऐसे आ रहे हैं जिनको कि काटे जाना प्रस्तावित है। 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, जिससे पता लगा कि उस वक्त प्रदेश के 50 जिलों में से 25 में वन क्षेत्र 2 साल में कम हुआ और 25 में बढ़ा है। सबसे ज़्यादा जंगल मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में कटे। ये हाल उस राज्य में है जहां सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। देश में जंगल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी पहले नंबर पर है 77,482 वर्ग किलोमीटर जंगल के साथ। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि इसका कोई सीधा संबंध है, लेकिन मध्य प्रदेश में बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं और यहाँ कोरोना के मामले सबसे कम। लेकिन मैं दावे के साथ इतना कह सकता हूँ कि जो जंगल हैं वो हमारे फेफड़े हैं, ताज़ी हवा हमारी ढाल, पेड़ बचे तो हम भी बचेंगे। बालाघाट से रुपेश श्रीवास्तव और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
आमतौर पर जो लाठी है वो दादा दादी उम्र के जो लोग होते हैं उनके एक सहारा होती है, लेकिन अब आपको एक दादी से मिलवाती है जिनके लिए लाठी जो है उनका एक हुनर का एक जरिया है। यहाँ पर 85 साल की दादी को आप देख रहे हैं, इनके हाथों में क्या कमाल है। ये देखिए, दोनों हाथों से लाठी काठी वो घुमाती हुई दादी का हुनर फिल्मी ट्रिक से कम नजर नहीं आ रहा। जिस तेजी से वो लाठी भांज रही हैं, इनके सामने किसी के आने की अब क्या मजाल बोली जाए। पुणे की हैं ये, 85 साल इनकी उम्र है, शांताबाई इनका नाम है। वो ये स्टंट 8 साल की उम्र से कर रही हैं। सड़कों पर अपने लाठी काठी की कला का वो प्रदर्शन कर अपने घर को चलाती हैं। वो कहती हैं कि वो ये सब अपने पोते पोतियों के लिए कर रही हैं और नहीं चाहती कि उनके बच्चे भी ये सब कुछ करें। दादी की चर्चा अब इतनी तेज हो गई है कि बॉलीवुड में सोनू सूद से लेकर रितेश देशमुख तक उनसे संपर्क करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं।